आज ये जो डिस्कशन हो रहा है ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। जेएनयू में मुझे 5 साल हो गए, लेकिन शायद ये पहली बार हो रहा है कि हम पिछड़े, अति पिछड़े, और मैं तो ये कहूँगी कि जिस बस्ती में मैं पली बड़ी मुंबई की, वहाँ पे पसमानदा महिलाएं, खासकर जो निचली मुस्लिम जातियाँ हैं, उनके बीच हम पले बढ़े हैं। तो वो अपनी बात रख रही हैं अपने संस्करणों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से। वैचारिकी पे भी बहस होगी आगे, क्योंकि कोई भी आंदोलन, चाहे वो साहित्यिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो, एक ठोस वैचारिकी का होना उसके लिए बहुत जरूरी है। दलित विमर्श इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि बाबा साहेब ने जो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जो भी उनका योगदान रहा है, साहित्य में भी रहा है, तो उस वैचारिकी को अपना आधार बनाकर कोई भी आंदोलन, अगर उसकी कोई वैचारिकी होती है, उसके अपने विचार होते हैं, समाज को लेकर उसका कोई विजन होता है, चाहे हम फूले की बात करें, बाबा साहेब की बात करें, तो वह आंदोलन बहुत लंबे समय तक चलता है और एक वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो आज यहाँ पर हालांकि महिलाओं की स्थिति पे बात करना है, तो मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से ही शुरू करना चाहूँगी कि मेरे पिताजी फूल बेचते हैं। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, अभी भी हूँ, पढ़ रही हूँ। मैं अपने परिवार की, मेरी माताजी 8वीं क्लास तक पढ़ी हैं, मैं अपने परिवार की शायद पहली लड़की हूँ, या अपनी जाति में भी मैं कह सकती हूँ जितने रिश्तेदार हैं कि मैं PhD कर रही हूँ। तो सामाजिक स्थिति का अंदाजा तो आप लगा नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे पिताजी इस मामले में बहुत ही उदार थे। ये था कि उनकी शिक्षा की महत्ता वो बहुत समझते थे कि मैंने जो किया, भले ही उनकी आर्थिक परिस्थितियां रही और सामाजिक स्तर पे भी उन्होंने बहुत भेदभाव झेला। क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, अपने समय में खेला भी था, लेकिन अपर कास्टों की चालसाजी कहिए या कुछ भी कहिए, काफ़ी उन्हें सामाजिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी, तो वो चीज़ें उनकी दब गई। हालांकि उनका ये था कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाएंगे कि समाज में कहीं भी खड़े होकर बोल सकेंगे। तो वो माता जी थोड़ी पितृसत्तात्मक सोच की थी, पिता मेरे नहीं थे, वैसे मेरे घर में थोड़ा उल्टा था। तो ये सारी मेरी पृष्ठभूमि है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं अपने समाज या कहीं अपने समुदाय के बारे में अगर लिखना चाहूँगी, कहना चाहूँगी, तो मैं क्या कहूँ, क्या लिखूँ, क्योंकि ये जो है ये मेरा भोगा हुआ यथार्थ है। स्त्री विमर्श के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरह से ये पक्ष भी इसमें है, हाल ही में नामवर सिंह के ऊपर एक संगोष्ठी संपन्न हुई, तो बहुत बड़ी हमारी हिंदी सेंटर की एक आई है, अभी अपॉइंट हुई है नई शिक्षिका, भी आप ही रही होंगी शायद, कि स्त्री विमर्श की बहुत बड़ी पैरोकार मानी जाती है। तो वो कहती हैं, जब मैं अंतरजातीय विवाह करने जा रही थी तो नामवर सिंह ने मुझे कहा, अरे तुम तो छत्राणी हो, तुम्हें किस चीज़ का डर है, तुम तो छत्राणी हो। तो ये जातिगत दम्भ देखिए किस तरह से है इनका। स्त्री विमर्श भी मैं पढ़ी हूँ, मुझे कभी ठीक है पितृसत्तात्मक समाज को चुनौती देना बहुत बड़ी बात है, देना भी चाहिए, लेकिन उनका दुख कभी अपना दुख लगा ही नहीं। पिताजी मेरे फूल बेचते थे, मैं सुबह लेक्चर कॉलेज से ख़त्म करने के बाद शाम में हम 4 घंटे माला फूल बनाते थे, फिर रात के समय 10x10 के रूम में जाग कर पढ़ना, सभी लोग सो रहे हैं, ऐसे मैंने जेएनयू का एंट्रेंस क्लियर किया है। तो हमारा दुख दर्द कहाँ है वहाँ पर? तो स्त्री विमर्श में ढूंढने में भी वो चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, हालांकि कुछ पितृसत्तात्मक चीज़ों को चुनौती दी गई है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे साहित्य के बारे में कहना चाहूँगी। पता नहीं, अब मैं हिंदी साहित्य से PhD भी कर रही हूँ, मेरी बहुत रुचि भी रही है, काफ़ी बचपन से मैं साहित्य पढ़ती आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आंदोलन सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से काफ़ी हद तक तभी सफल हो सकता है जब साहित्य में उसकी एक मुखर आवाज़ हो। हिंदी साहित्य में भी एक खास उपन्यास का जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पर, गोदान, शायद आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा। जब मैं पहली बार पढ़कर मैं क्लास में गई, मैंने बताया कि होरी की जाति क्या है। 2-4 लोग अगले बगले झाँकने लगे कि जैसे मैंने कौन सा अपराध कर दिया हो ये सवाल पूछ के। जाति कुछ भी हो, वो तो किसान जीवन की महागाथा है, जाति क्यों ढूंढ रही हो आप? मैंने बोला नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि होरी की जाति क्या है आखिर। हालांकि बाद में वो अति पिछड़े समाज से ही होरी था। उसमें एक चरित्र है होरी की पत्नी का, धनिया। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर नाइंसाफ़ी किसी चरित्र के साथ हुई है तो वो धनिया के साथ। प्रेमचंद से हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन हम उन्हें खारिज कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेमचंद इसी अर्थ में बड़े रचनाकार हैं। आप उस चरित्र को देखिए, पूरे उपन्यास में
अपने आप में एक विरोधी चरित्र है, जो एक ऐसी महिला का चरित्र सबसे पहले प्रेमचंद वहाँ पर दिखाते हैं जो एक विरोध की आवाज़ है। वो अपने पति से कहती है कि 12 वर्ष की उम्र में मैं तो ब्याह के आ गई थी, तूने रोटी को खाने के लिए रोटी दी, लेकिन इज्जत तो कभी नहीं की। और मैंने क्लास में सेमिनार पेपर पढ़ते समय में ये बात रखी कि होरी जितना किसान है उतना धनिया ही किसान है। आखिर किसान जैसे एक उस पे एक पुरुष का ही आधिपत्य क्यों, एक स्त्री नहीं हो सकती? और होरी के पूरे उपन्यास में आप देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक उसके पूरे संघर्ष में धनिया साथ रहती है। खेत पे काम करने से लेकर अपने बेटे द्वारा किसी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही माँ बनाने के बावजूद पूरे समाज से लड़कर वो उस लड़की को घर में ले आती है। तो ऐसी स्त्रियां हमारे साहित्य में कहाँ हैं? गायब है, कहीं जिक्र नहीं हो। मृणाल त्यागपत्र एक उपन्यास है, ऊंची जाति की लड़की है, पितृसत्ता से चुनौती लेती, मूक सहनशीलता का विद्रोह, आलोचना में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन धनिया को बहुत ही चालाकी से दबा दिया गया, क्योंकि ये समय मूक सहनशीलता के विद्रोह का नहीं है, सहने का समय गया। अब है धनिया की तरह मुखर होकर बोलने का समय। निराला ने लिखा, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर देखा मैंने उसे, वह तोड़ती पत्थर। आखिर वो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कौन है? तो आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बिल्कुल हमें चर्चा करनी चाहिए। ये एक ऐतिहासिक चर्चा है कि साहित्य में भी मेरा ऐसा मानना है कि उसी मुखरता से अपनी बात रखने की जरूरत है। मेरा खुद का जो पीएचडी पे काम है, मैं मध्यकाल की ऐसी स्त्री भक्त कवित्रियों पे काम करना चाहती हूँ जो इनके इतिहास लेखन को लेकर, जो इतिहास से पूरी तरह से गायब कर दी गई है। तो हमें अपना इतिहास खुद ही लिखना होगा, हमें अपना साहित्य भी खुद ही लिखना होगा, चाहे वो शोषण का हो, चाहे वो पराजय का हो, या विजय का हो, या लड़ने का हो, या विद्रोह का। तो इस मामले में मैं ये कहूँगी कि दलित साहित्य से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मेरी खुद की भी पृष्ठभूमि वही रही है कि ऐसे समाज में मैं पली बड़ी हूँ। मैंने जीवन के हर स्तर को, हर परिवेश को झेला है। आज यहाँ आप लोगों के बोलने से लेकर, वो गंदी मलिन बस्ती में रहने से लेकर, वहाँ पैदा होने से लेकर पिताजी के संघर्षों को देखा है। जातिगत भेदभाव तो नहीं उस तरह से नहीं देखा है, क्योंकि छुआछूत तो मैंने इतना नहीं देखा है, लेकिन जो एक पिछड़ी जाति को लेकर या फिर पिछड़ी जाति को लेकर एक जो घृणित मानसिकता है समाज में कि अरे ये तो कहाँ है, तो लुहार है, इन लोग का कोई स्टैंडर्ड होता है, ये तो मालिक है, क्या ही करेंगे लोग, इन लोग इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, इन सब चीज़ों को भी झेला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज एक सामूहिक रूप से साथ आकर एक ठोस वैचारिकी, मैं बार बार इस चीज़ पे जोर देना चाहूँगी, ठोस वैचारिकी के साथ सृजनात्मक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजनीतिक स्तर पे, क्योंकि हम हमेशा से बैक बेंचर्स रहे हैं, स्त्री विमर्श पढ़ लिया, अलग फैंटेसी की दुनिया में हाँ पितृसत्ता से चुनौती लोगी, क्योंकि ये गुलामी की जो बेड़ियां हैं सबसे पहले अपने घर से ही तोड़नी होगी। ये चीज़ हमें समझने की जरूरत, और बैक बेंचर्स नहीं, हमेशा फ्रंट बेंचर्स बनिए आप, ये चीज़ है। मैंने कभी भी अपने परिवेश, अपनी पृष्ठभूमि को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। मेरा ये था कि जो बाकी लोग कर सकते हैं वो मैं नहीं, हमेशा मैं फ्रंट बेंचर रही हर तरह से। तो ये मेरे कुछ व्यक्तिगत जीवन भी है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा अभी मैंने पढ़ा नहीं है, फुले की गुलामगिरी पढ़ी, बाबा साहेब के कुछ लेख पढ़े हैं, लेकिन हाँ मेरा विज़न क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरे जीवन की बुनियाद क्या है, इन सभी चीज़ों को लेकर मेरी काफ़ी कुछ सोच क्लियर है। तो यही मैं कहना चाहूँगी, एक सांस्कृतिक उस पर मैंने थोड़ा साहित्यिक पक्ष पे थोड़ा ज़्यादा बल दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जैसे स्त्रियों को आज अपनी बात खुद लिखनी चाहिए सृजनात्मक स्तर पे भी, क्योंकि दलित आंदोलन या दलित विमर्श इस देश में अगर सफल हुआ है तो जब लोगों ने अपने मुख से अपनी बात कही, अपनी पीड़ा को कही और राजनीतिक स्तर पे अपने प्रतिनिधित्व को दर्ज कराया। नहीं तो साहित्य के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत लोग बोलने वाले थे कि भाई साहित्य में कोई रिजर्वेशन नहीं होता, इस तरह के टॉन्ट मारे जाते थे। तो उस धारणा को तोड़ने की जरूरत है। अंत में मैं अपनी दो बात कहना चाहूँगी। पहली कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाली स्त्री यदि ये नहीं जानती, ये मेरे द्वारा लिखा गया है कि आज़ादी किससे और किस लिए है, तो तय है कि वह एक तरह की गुलामी से निकलकर किसी दूसरी तरह की गुलामी में फंसने के लिए आज़ादी की अपनी सारी कोशिशें जाया करती है। और मैला आंचल जो मेरा एक पसंदीदा उपन्यास है हिंदी साहित्य में, फणेश्वर नाथ रेणु के एक कथन से अपनी बात को पूर्ण विराम देना चाहूँगी
कि आज ये मेरी बात है, बाद में उनकी बात मैं कोट करती हूँ कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमें यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्ण ये काम है। ये केवल बात करके या अपनी बात कहने का काम नहीं है, ये अपने दायित्व को समझने का काम है। हो सकता है कि हमारे समुदाय की, हो सकता है मेरी जाति की मैं पहली लड़की हूँ जो यहाँ पर आके पीएचडी कर रही हूँ, तो मेरा अपनी जाति के प्रति क्या दायित्व बनता है। बाबा साहेब ने अगर अपने दायित्व को न समझते हुए आने वाली पीढ़ियों पर उसका बोझ डाल दिया होगा तो शायद आज भी हम उसी संघर्षों के लिए लड़ रहे होते, उसी अधिकारों के लिए लड़ रहे होते। 10 लाख आदिवासियों को जंगल से बेदखल कर दिया गया। मेरा काम भी उन्हीं आदिवासियों पर है, हिंदी मराठी साहित्य में तुलनात्मक अध्ययन। ये बहुत ही इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें पढ़ के मन में गुस्सा सा उठता है। तो ये सारी चीज़ें, वो गुस्सा आना भी चाहिए सामाजिक व्यवस्था से, जातिगत मानसिकता से। तो अंत में मैं फणेश्वर नाथ रेणु के कथन से अपनी बात को पूर्ण विराम देना चाहूँगी। ये जो संघर्ष में हम खड़े हुए हैं, इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। हम किसी से दामन बचकर निकल नहीं सकते। हमें सबसे लड़ना होगा, सबको साथ लेकर। धन्यवाद।